चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, सीधी सी बात है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और इसी कश्मकश में तमाम जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश के लिए अपनी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन माथापच्ची कितनी हो रही है कि कहीं पर घोषित उम्मीदवारों को बदलना पड़ रहा है। और सवाल तो यहां सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के गढ़ की बात करते हैं, रायबरेली अमेठी, अब तक वो सस्पेंस ही नहीं खत्म हो रहा। इधर मुश्किल एनडीए के लिए भी, खासतौर से अगर मैं कैसरगंज सीट की बात करूं जिसको लेकर कल अखिलेश ने तंज भी कसा, तो यहां पर भी सस्पेंस नहीं खत्म हो रहा। अगर नाम काटना है तो काटिए, लेकिन जिसके नाम कटने की अटकलें आ रही हैं वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्थिति जो है कुछ साफ नहीं हो रही है। मैं समझना चाहूंगी इन तमाम सीटों का गणित समीकरण। राजीव, अब एक साथ पूजा आपने इतनी सीटों का समीकरण पूछ दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, देखिए सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, वो चुनाव के ऐलान के बाद और तमाम उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी तक उस पर फैसला क्यों नहीं हुआ है और गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तय कर पा रही है कि अमेठी या रायबरेली से उनका कैंडिडेट कौन होगा। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल में यानी दूसरे चरण में वायनाड में मतदान है। राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये, जब इलेक्शन शेड्यूल सामने आया तो दिखा कि जब वायनाड में वोटिंग हो जाए तो उसके बाद भी नॉमिनेशन अमेठी में होते रहेंगे, तो पहले वायनाड का नॉमिनेशन हो जाए ताकि वायनाड में ये मैसेज न जाए कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद अमेठी से उनके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी जाए। ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अमेठी के साथ साथ ही रायबरेली का चुनाव भी घोषित किया जाएगा और उसमें भी बहुत संभावना गांधी परिवार से ही किसी के आने की है। तो अमेठी और रायबरेली में अभी इस बात की संभावना पूरी बनी हुई है कि गांधी परिवार के लोग ही इन दोनों सीटों पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद गांधी परिवार से जो अमेठी का रिश्ता रहा है उसको लेकर के ये तय माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, अब कैसरगंज की बात जो आती है, 6 बार के लोकसभा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। पार्टी ने उनको टिकट भले नहीं दिया हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में लगातार चुनावी मोड में अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि पार्टी उन पर भरोसा करेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को नहीं तो उनके परिवार के किसी से, वैसे भी एक बार बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे जब वो एक मामले में अदालत में फंसे थे, तो उनकी पत्नी एक बार चुनाव लड़ी थी और वो जीती भी थी, तो उनकी पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है। एक उनके बेटे विधायक हैं, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। इस पर अभी मंथन चल रहा है। इस पर बताया ये जा रहा है कि रामनवमी के बाद कोई फैसला होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक कोर्ट में एक मामला बृजभूषण शरण सिंह का है। बीजेपी भी और बृजभूषण शरण सिंह भी ये चाहते हैं, कोर्ट के उस फैसले का इंतजार करना चाहते हैं, उसके बाद ही कैसरगंज पर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह बहुत मजबूत नेता हैं, बहुत बड़ा जनाधार उनका है और वो भाजपा से तो जीते ही हैं। भाजपा एक बार छोड़ करके और मजबूत भाजपा की स्थिति में वो समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था और उससे भी वो चुनाव सांसद का जीत चुके हैं। तो कैसरगंज का मामला ये है। बाकी कल जो लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, वो बहुत चौंकाने वाले नाम कुछ लोगों को लगे हैं। पारसनाथ राय को गाजीपुर से अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया है और पारसनाथ राय, वैसे तो कहा यह जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अंततः चली उन्हीं की। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं, कुछ शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से उनका उस तरह का रसूख नहीं है अफजाल अंसारी के बराबर या वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, लेकिन गाजीपुर में ये टिकट उनसे मनोज सिन्हा की करीबी की वजह से पारसनाथ राय को मिला है। और बलिया, देखिए, जातिगत समीकरण का भी बहुत ध्यान भारतीय जनता पार्टी जैसे दूसरी पार्टियां रखते हैं वैसे रखते हैं। एक राजपूत का टिकट बलिया से काटा तो दूसरे राजपूत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, जो भारतीय जनता पार्टी से ही हार चुके हैं
पीछे समाजवादी पार्टी में 2014 का चुनाव। तो इस तरीके से अगर भरत सिंह ने उन्हें चुनाव हराया था, भरत सिंह भी राजपूत थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 का चुनाव वो लड़े थे। अब बात आती है बलिया की, तो बलिया में अभी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है और घोसी से इलाहाबाद प्रयागराज से रेवती रमण सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह जो अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, 2 बार सपा के विधायक रहे, उनके पिता 9 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने समझौते के तहत प्रयागराज सीट ली है और उज्जवल रमण सिंह को वहां से कैंडिडेट घोषित अभी किया तो नहीं है, लेकिन कर दिया जाएगा। दूसरी बात है वहां से नीरज त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी को देना था, इसलिए नीरज त्रिपाठी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। वो डबल एजी भी रहे हैं, वकील हैं हाई कोर्ट के, हालांकि राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय भले ना हो, लेकिन वो वकील डबल एजी रहे और उनकी विरासत है राजनीति। केसरीनाथ त्रिपाठी कई बार वहाँ शहर दक्षिणी से विधायक रहे हैं। तो ये मामला अलग अलग जगहों का है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मामला आपके पैनल में सुभाषपा के भी बैठे हुए हैं। बलिया की जस्ट सटी हुई सीट घोसी है, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और अभी 2 बार चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। उनके साथ जब बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रचार करने गए तो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कान पकड़ के घुटने के बल बैठाकर अरविंद राजभर से माफ़ी मंगवाई है और उसी के बाद अरविंद राजभर दिल्ली आए और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किए कि देखिए आपके जो वर्कर है उनसे हमको माफ़ी मांगना पड़ रहा है, मंगवाना पड़ रहा है, ज़रा बीजेपी के वर्कर्स को यहाँ से डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो ये सब स्थितियाँ हर तरफ हैं। अब मामला करीब करीब सामने दिखाई दे रहा है कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और इन जगहों पर दोनों तरफ से मजबूत प्रत्याशी मैं कहूँगा मैदान में है। बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी, और क्योंकि सीट जीतना एकमात्र लक्ष्य है और उसी की कशमकश और उसी की जो है खींचतान यहाँ पर हमें दोनों ही गठबंधन में यहाँ पर सामने आती दिख रही है। तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।